Hello class. Today we will do the remaining chapter 6 combustion and flame. तो लास्ट टाइम हम combustion कर चुके थे, types of combustion कर चुके थे. Now we have to start with ignition temperature. It is on page number 73 of your science book. So let's start with ignition temperature. Do you know why some substances catch fire immediately while others take longer? तो जितने भी फ्यूल्स के बारे में हमने अब तक पढ़ा है उसमें एक चीज़ हमने नोटिस की होगी कि कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जल्दी से जल जाते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जबकि कुछ फ्यूल ऐसे हैं जिनको टाइम लगता है आग को पकड़ने में, यानी कि जलने में. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ignition temperature क्या होता है. इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर होता है जिस पर एक सब्सटेंस जलने की शुरुआत करता है. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंबसिबल सब्सटेंसेस. अ कंबसिबल सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज बिलो द इग्निशन टेम्परेचर. तो कोई भी कंबसिबल सब्सटेंस हो, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर है तो वो नहीं जलेगा. इग्निशन टेम्परेचर चाहिए किसी भी फ्यूल को, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए. द सब्सटेंसेज विद लो इग्निशन टेम्परेचर विल कैच फायर ईजीली इवन एट रूम टेम्परेचर. द सब्सटेंसेज विद हायर इग्निशन टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड विल टेक लॉन्गर टू बर्न. तो आपका इग्निशन टेम्परेचर अगर कम होगा, जितना ज़्यादा कम होगा वो उतनी ही जल्दी आग पकड़ लेगा, और अगर बहुत कम होगा तो वो रूम टेम्परेचर पर भी आग पकड़ लेगा, जैसे कि हमने पोटेशियम की बात की थी, ओके, सोडियम की बात की थी. इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही टाइम लगेगा उस फ्यूल को जलने में. इन विलेजेस पीपल यूज काउ डंग केक्स एंड लॉग्स ऑफ वुड फॉर कुकिंग. दे स्प्रिंकल सम केरोसिन ओवर द वुड बिफोर लाइटनिंग इट. वाई डू यू थिंक दिस इज़ डन? तो आपने गाँव में देखा होगा जब कंडों से या लकड़ी से आग जलाते हैं चूल्हे की तो उस पर केरोसिन डालते हैं. तो क्यों डालते हैं केरोसिन? क्योंकि केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और काऊ डंग और वुड का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. काफ़ी टाइम लगेगा उनको जलाने के लिए, इसलिए उसको केरोसिन डाला जाता है जिससे जल्दी से वो आग पकड़ ले. केरोसिन विच इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल विल नॉट कैच फायर इफ़ इट इज़ स्पिल्ट, but if a small spark from a matchstick accidentally falls on it, it can cause a major fire. The ignition temperature of white phosphorus is 35 degrees Celsius. During summer, room temperature can rise up to about 35 degrees Celsius and thus white phosphorus gets ignited spontaneously. जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था phosphorus के बारे में, तो white phosphorus जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू कर देता है. तो आपने देखा होगा जब गर्मियाँ होती हैं तो 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है. तो आप खुद देखिए कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, वो रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेगा. दिस इज़ हाउ वाटर हेल्प्स टू पुट आउट ऑर्डिनरी फायर. ओके, ये है आपका कंट्रोलिंग फायर. We can prevent a substance from catching fire by not allowing its temperature to reach the ignition temperature. Let us perform the following activity to show this. तो ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है. इस एक्टिविटी को करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा. This is how water helps to put out ordinary fire. तो ये हम खुद जानते हैं कि अगर कहीं आग लग जाए और उस पर अगर हम पानी डाल दें तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है और आग बुझ जाती है. It reduces the temperature of the substance that has caught fire below its ignition point. The fire thus gets extinguished. Water is the most familiar and effective extinguishing material, but it can be dangerous if used in the wrong situation. पर हर तरीके की आग में आप पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए. ओके, हर जगह पर आप वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते हैं. A water extinguisher can put out fire of wood, paper और कार्डबोर्ड. अगर लकड़ी में आग लग गई है, पेपर में आग लग गई है, तो ठीक है कि आपने उस पर पानी डाल दिया और आपकी आग बुझ जाएगी.
It, however, does not work well on electrical fires or fires involving inflammable liquids like petrol and oil. पर अगर कहीं पर आग लगी हुई है पेट्रोल या ऑयल की वजह से, या फिर आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आग लगी हुई है, तो वहाँ पर आप पानी डालकर उस आग को नहीं बुझा सकते. In case of an electrical fire, the water may conduct the current, which can harm the person who is trying to put out the fire. The person might get electrocuted. होता क्या है कि अगर कहीं पर आग लगी है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से और आपने उस पर पानी डाला तो आपको झटका लग सकता है. क्यों लग सकता है? क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर. वाटर गुड कंडक्टर है, और अगर आप उस पर पानी डालेंगे, उस स्विच पर पानी डालेंगे या ऐसी आग पर पानी डालेंगे जो लगी है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो आपको करंट लग जाएगा, आपको शॉक लग जाएगा, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूटेड. इफ ऑयल और पेट्रोल कैचेस फायर, pouring water on it will not help. Combustion raises the temperature of the oil so much that it cannot be lowered easily. Further, petrol as liquid is less dense than water and is also immiscible in water. As a result, petrol floats on top of water and continues to vaporize. It is the vapor which burns slightly above the surface of petrol. अब अगर पेट्रोल से आग लग गई या केरोसिन से आग लग गई तो उस पर भी आप पानी डालकर आग नहीं बुझा सकते. क्यों नहीं बुझा सकते? पानी के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डाल के देखिएगा, पानी नीचे रह जाएगा, पेट्रोल उसके सरफेस पे तैरने लगेगा. सेम कंडीशन अगर कहीं आग लग गई है पेट्रोल की वजह से तो वहाँ हो जाएगी. जब आप पानी डालेंगे ऐसे जगह पर जहाँ पर पेट्रोल की वजह से आग लगी है तो पानी के ऊपर पेट्रोल तैरने लगेगा और वो आग नहीं बुझेगी. ओके? Have you ever noticed cooking oil in a pan catching fire? The ignition temperature of cooking oil is high enough so it does not catch fire on its own. However, if it gets heated from any other source, its ignition temperature is reached. This causes oil to catch fire. What should you do in such a situation? अगर आपके कुकिंग ऑयल में आग लग गई है तो आप क्या करेंगे? Turn off the gas immediately and cover the pan with the lid. इसके लिए आप गैस को बंद कर देंगे और उस पैन को किसी चीज़ से ढक देंगे. The lid breaks the contact of the fire with the oxygen in the surrounding air and this helps in extinguishing the fire. तो ये हम सब जानते हैं कि आग जो जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, और अगर हम ढक्कन लगा देंगे, अगर हम उस पैन को ढक देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और वो आग आसानी से बुझ जाएगी. Let us look at the ways of extinguishing fire by removing the elements of fire. The best way to remove heat is to dump water on the fire. तो अगर आपको हीट को कम करना है, आग को बुझाना है, तो आप उस पर पानी डाल दीजिए. This cools the fuel to a temperature below the ignition point. ये ignition point से नीचे ले आएगा. ओके, ignition temperature से नीचे ले आएगा. So the process of combustion stops. It also prevents the fire from spreading. इससे होगा ये कि आपका जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर कम आएगा तो आग बुझने लगेगी और वो बड़े एरिया में फैलने से रुक जाएगी. The water changes into water vapor which surrounds the burning substance and prevents its contact with air, which is the supporter of combustion. तो जब आप पानी उस पर डालेंगे तो हीट की वजह से वो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और वो वाटर वेपर ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देगा और आपकी आग बुझ जाएगी. The fire engines carry water hoses to shower water on fire. To remove oxygen, you can break the contact of burning substance with oxygen by throwing non-inflammable material such as sand or baking soda on it. Even कई बार तो आग लग जाती है तो रेत या मिट्टी भी डाल देते हैं. तो होता ये है कि वो भी क्या करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देता है. कहीं पे आग लग रही है, फ्यूल निकल रहा है, आप उस पर सैंड डाल दीजिए. आप अगर सैंड डाल देंगे तो उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी. बेकिंग सोडा produces carbon dioxide which helps in putting out the fire. Putting a blanket over a person whose clothes are on fire also serves the same purpose. Now removing the fuel is the most difficult approach for most fires. अब अगर कहीं आग लग गई तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप जहाँ पर फायर लगी है, जो फ्यूल है, जहाँ से उसको जलने के लिए फ्यूल मिल रहा है, वहाँ तक पहुँच पाना. In a house fire, for example, the house itself is a potential fuel.
You must have seen red sturdy looking cylinders with nozzles at public places such as shopping malls, cinema halls, hospitals and schools. What are they meant for? Have you seen such a thing in your school? It is an essential component included in water in disaster management strategy. तो देखिए इस टाइप का रेड कलर का सिलेंडर आपको दिखा होगा, स्कूल में भी अवेलेबल है, आप देखिएगा। और इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेसेस आपने विजिट किए होंगे वहाँ पर आपको इस टाइप का सिलेंडर ज़रूर दिखा होगा। They are made up of metal and are filled with highly compressed carbon dioxide. इसके अंदर होती है compressed carbon dioxide gas. When you depress a lever at the top of the cylinder, the carbon dioxide gas is expelled out at high pressure. जब आप इसके नोज़ल को दबाते हैं तो इसमें से काफ़ी प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। Being heavier, carbon dioxide displaces oxygen and surrounds the burning fuel. This breaks the contact of the burning substance with the oxygen and the fire gets extinguished. ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, इसको करके नहीं देखना है, सिर्फ रीड करना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वार्निंग लिखी हुई है, एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड अंडर एडल्ट सुपरविजन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। A flame is the region where combustion of fuel takes place. The color of the flame depends upon the temperature of the flame and the nature of the substance that is burning. तो फ्लेम यानी कि जो आग जलती है उसको हम बोलते हैं फ्लेम, यानी कि वो एरिया जहाँ पर फ्यूल का कंबशन हो रहा होता है। फ्लेम के कलर को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंबशन किस तरीके का हो रहा है और किस तरीके का फ्यूल यूज़ हो रहा है। The flame is produced by the substances that vaporize easily on burning. The solid substance changes into liquid which further changes into vapor. तो solid substance liquid में convert होता है और liquid जो substance होता है वो आगे जब इसको heat किया जाता है तो vapor में convert होता है। However, there are some solid substances that directly change into vapor on heating. हालांकि कुछ substance ऐसे हैं जैसे कि camphor जो सीधा solid से vapor में convert होता है। What is the difference between the burning of a candle, a piece of charcoal and a cooking gas stove? Charcoal does not vaporize easily, so it does not produce any flame or smoke but keeps burning for a long time. अगर हम चारकोल की बात करें तो वो आसानी से नहीं वेपोराइज होता है, इसीलिए उसको बहुत लंबा समय लगता है जलने के लिए, ख़त्म होने के लिए, और यही रीज़न है कि वो लंबे समय तक जला रहता है। दिस इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर आयरनिंग क्लोथ्स। इसीलिए अगर जो हम कपड़ों पे प्रेस करवाते हैं, आयरन करवाते हैं, उसके लिए ये लोग चारकोल यूज़ करते हैं। उस चारकोल को गर्म करते हैं, उसको प्रेस में डालते हैं और फिर आयरन करते हैं क्लोथ्स को। ऑन लाइटिंग द कुकिंग गैस स्टोव यू कैन सी द ब्लूइश फ्लेम। डज द फ्लेम लुक लाइक अ कैंडल फ्लेम? तो अब अगर आप देखेंगे अपनी गैस जला के तो उस पर ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी। अब ये बताइए कि उसकी फ्लेम और कैंडल की फ्लेम सेम है या नहीं है। द कैंडल फ्लेम इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्लेम। जब हम कैंडल फ्लेम की बात करते हैं, कैंडल फ्लेम का मतलब हो गया ये देखिए, ये है आपकी फ्लेम, कैंडल फ्लेम। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फ्लेम है। देयर आर 3 zones टू द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। दे आर एज फॉलोज। डार्क इनर मोस्ट जोन और जोन ऑफ नो कंबशन। तो सबसे पहले आप एक कैंडल जलाइएगा, उसमें आपको 3 टाइप के कलर नज़र आएंगे। एक जो सबसे बीच में होगा और अंधेरा सा पड़ा होगा, काला रंग का होगा, वो इनर मोस्ट जोन होता है, उसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट जोन, और यहाँ पर कोई कंबशन नहीं हो रहा होता है। दूसरा होता है ल्यूमिनस मिडिल जोन और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। दूसरा होता है आपका ल्यूमिनस जोन। तीसरा है नॉन ल्यूमिनस आउटर जोन। अब एक एक करके हम इस फ्लेम के जोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर मोस्ट जोन। द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम नियर द विक इज़ डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो विक का मतलब जो धागा निकला रहता है ना कैंडल का, दैट इज़ विक, और उसके पास जो बिल्कुल एरिया होता है वो होता है इनर मोस्ट जोन, जो कि ब्लैक कलर का होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कंबशन नहीं हो रहा होता है। दूसरा है आपका therefore no combustion takes place in this zone. This zone thus consists of unburnt wax vapors. It appears dark black and is the least hot region of the candle. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैंडल फ्लेम का लीस्ट हॉट रीजन कौन सा है तो आप बताएंगे इनर मोस्ट जोन। अब है आपका द मिडिल जोन। इन दिस जोन द वैक्स वेपर स्टार्ट्स बर्निंग।
The oxygen available in this region is not sufficient for the wax vapor to burn completely, so partial combustion takes place. Innermost zone में बिल्कुल भी combustion नहीं हो रहा था, middle zone में partial combustion हो रहा है. The heat produced convert the wax vapors into carbon particles. When these unburnt carbon particles get extremely hot, they emit the yellowish light we see in this region of the flame. So, this zone is called the luminous zone of the candle. This region is moderately hot, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, moderately hot रहता है ये. The yellow flame also leaves behind a black soot or residue which consists of unburnt carbon particles similar to those released as exhaust from the vehicles on the road. तो यहाँ से धुआं निकल रहा होता है, ये इसी टाइप का धुआं होता है जो कि व्हीकल्स में से निकलता है अगर किसी का व्हीकल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो. अब हम बात करते हैं आउटर जोन की. In this zone, there is complete combustion of wax vapor due to sufficient supply of oxygen from the surrounding air. आसपास की एयर से इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही होती है और यहाँ पर combustion पूरी तरीके से हो रहा होता है. The flame appears blue in this region because of complete burning of wax vapor. This is the hottest part of the flame. सबसे गर्म पार्ट है ये फ्लेम का. दूसरा येलो और ब्लू कलर की लाइट का मतलब देखिएगा, जब आपकी गैस नई होती है या मम्मी उसको रिपेयर करा लेती हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है, यानी कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है उसमें. ओके, आपका जो फ्यूल है वो प्रॉपर यूज़ हो रहा है. अब काफ़ी टाइम तक अगर आप अपने जो गैस है उसकी सर्विस ना कराएं तो येलो कलर की फ्लेम आती है. येलो कलर की फ्लेम का मतलब है इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि पूरा कंबशन नहीं हो रहा है. ओके, तो जो आउटर जोन होता है वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है. A candle is made of wax, a petrochemical which is actually formed of carbon and hydrogen and so is called a hydrocarbon. तो एक्चुअली कैंडल है क्या? कैंडल वैक्स की बनी होती है और वैक्स है एक पेट्रोकेमिकल, यानी कि पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है ये. ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. मोस्ट फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड कोल आर हाइड्रोकार्बन्स. During the process of burning, the carbon combines with the oxygen of the air and forms carbon dioxide. The oxygen of the air and forms carbon dioxide. Hydrogen in turns combine with oxygen to form water vapor. तो देखिए, जब भी ये जलते हैं, आपके जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होता है, जब ये जलते हैं तो कार्बन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के संग और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है. हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के संग और वाटर वेपर रिलीज करता है. It is not the solid wax, the melted wax or the wick which burns when a candle is lit. In fact, it is the wax vapor that is burning. Candles really are an amazing lighting system. There are two parts that work together in a candle. The fuel made of paraffin wax and the wick made of an absorbent material. तो दो चीज़ें इसमें काम कर रही होती है. एक तो आपका पैराफिन वैक्स जल रहा होता है, दूसरा वो विक जल रही होती है जो अंदर नीचे धागा होता है ना उसके बीच में वो. अब कैंडल जलती कैसे है? When a flame touches the end of the wick, at first the wick itself starts to burn. आप एक नई कैंडल लाइएगा, उसके धागे को जलाइएगा, वो धागा पहले तो खुद जलेगा. ऐसा नहीं है आपकी कैंडल बर्न होना शुरू हो जाएगी, सबसे पहले वो धागा जलेगा जिसमें आपने आग लगाई है. The flame creeps down the sides of the wick and usually diminishes until it touches the wax. और वो तब तक जलता रहेगा जब तक कि वो वैक्स से टच होना शुरू नहीं हो जाएगा. The heat from the flame metal melts the wax surrounding the base of the wick directly beneath it. अब आप देखिएगा कि सबसे पहले जो वैक्स है वो कहाँ की मेल्ट हुई है? वो वहाँ की मेल्ट हुई होगी. जैसे कि ये आपकी कैंडल है, ये आपकी विक है. अब ये विक ऊपर से जलना शुरू होगी, यहाँ तक आएगी. अब यहाँ पे जो वैक्स होगा जो विक के सबसे नीचे है वो जलना सबसे पहले शुरू होगा. The molten wax rises up the wick, providing fuel for the flame, which starts glowing. The candle continues to burn through an ongoing cycle. At this stage, the liquid wax is heated even more and it vaporizes. अब जैसे जैसे कैंडल जलती जाएगी वैसे वैसे आपका वैक्स पिघलता जाएगा और वेपोराइज होता जाएगा. The wax vapors enter the combustion area of the flame and are converted to heat and light energy which melt more of the solid wax. जैसे जैसे जलती जाएगी वैसे वैसे उसका जो वैक्स है वो और मेल्ट होता जाएगा.
द साइकिल रिपीट्स इट सेल्फ अंटिल द विक गेट्स यूज अप कम्प्लीटली, और ये तब तक चलेगा जब तक कि पूरी की पूरी विक आपकी ख़त्म नहीं हो जाएगी. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद करेंगे, देखिए इसमें कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, ये हमने किया था. वाई डू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्लेम्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लीजिएगा. एक्सरसाइजेज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन बाय.